तहवील में लिए गए हैं और अब जितनी भी बॉडीज हैं या इदारे हैं जो इनके तहत काम कर रहे हैं वो हुकूमती सुपरविजन के तहत काम करेंगे। यहाँ पर इस्लामाबाद में कैपिटल में भी इसी किस्म की सरगर्मियां हमने देखी, जहाँ पर काफी सारे मदारिस थे, मसाजिद थी जिनको तहवील में हुकूमत ने लिया और औकाफ की तरफ से जो इनके खतीब थे उनके भी तबादले किए गए। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट्स आ जा रही हैं एंड दे आर फ्लोइंग इन। लेकिन नाज़रीन एक चीज बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करके बतानी होगी, कल जो शहरियार आफरीदी साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर और सेक्रेटरी इंटीरियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये बात कही गई थी कि अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलता है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं, इन तमाम अफराद को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा अक्रॉस द बोर्ड और अगर इन्वेस्टिगेशन से कुछ मिलता है तो एक्शन लिया जाएगा, अगर नहीं मिलता तो इन तमाम डिटेंशन की सस्पेंशन हो सकती हैं। नाज़रीन ये भी एक बहुत बड़ी बात है और एक और जो पीस जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से अब ये दिया गया है खारजा पॉलिसी के एतबार से कि पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया के सुहेल महमूद साहब, जिनको कंसल्टेशन के लिए वापस बुला लिया गया था, उनको कल वापस नई दिल्ली भेजा जा रहा है। अभी तक ये चीज वाज़ेह नहीं है कि इंडिया वंस अगेन जैसे हमने उनका पायलट वापस किया, विद इन डेज वापस किया, उस चीज को अभी तक इंडिया ने रेसिप्रोकेट नहीं किया है और इंडिया अपनी उसी अग्रेसिव टोन में बात कर रहा है। अभी भी ये बात नहीं पता कि इंडियन हाई कमिश्नर जो अजय बिसारिया हैं उनको आया इंडिया वापस इस्लामाबाद भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर से ये पीस जेस्चर जा रहा है। इन पीस जेस्चर्स के एतबार से भी आज पार्लियामान में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और विंग कमांडर नोमान अली खान, स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, ये दो वो हीरोज हमारे कौम के जिन्होंने इस रीसेंट स्किरमिश में अपना किरदार अदा किया, भारतीय दो तैयारी उन्होंने स्ट्राइक डाउन किए और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में आए। बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए खारजा फॉरेन पॉलिसी के एतबार से भी और दिफाई एतबार से भी। तो इन दो हीरोज को आज कौमी असेंबली में नाम लेकर उसी तरह से एक्नॉलेज किया गया जो एक्नॉलेजमेंट उनके लिए बनती है। नाज़रीन इन तमाम उमूर पे आज हम कलेक्टिवली रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान का नैरेटिव तो स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब हम भारतीय नैरेटिव की नाज़रीन बात करते हैं तो भारत के नैरेटिव में दिन ब दिन बहुत ही कमजोरी आती जा रही है। आज बड़ा हसीन इत्तेफाक हुआ जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वो दस्तावेजात भी चोरी हो गए जिसमें राफेल डील की सारी डिटेल्स थी और साथ साथ आग भी लग गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसमें बताया जा रहा है कि ये पुलवामा अटैक पे जो इंडिया का एक स्टेज करदा ड्रामा था उनके भी दस्तावेजात और सारे एविडेंसेस जल चुके हैं। व्हाट अ स्वीट कोइंसिडेंस नाज़रीन। एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं इस एतबार से और फिर हम बाकायदा अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं। मारिया शकील की ये ट्वीट है जब पहले फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो कुछ लोगों की तरफ से दी गई थी, तो दिस इज वन सच ट्वीट। हाउ डिड द क्रूशियल राफेल फाइल्स गो मिसिंग? गवर्नमेंट टेल्स द सुप्रीम कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डॉक्यूमेंट्स ऑन राफेल हैव बीन स्टोलन एंड दैट प्रोब ऑन स्टोलन फाइल्स आर गोइंग ऑन। दिस इज ह्यूज! एक्सक्लेमेशन मार्क्स। नाज़रीन ये वो एम्बैरसमेंट है जिसका इंडिया को सामना है। तमाम इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जितनी न्यूज एजेंसीज हैं, हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया की तरफ से एक भी सबूत नहीं दिया गया, ना पाकिस्तान के F-16 के हवाले से क्लेम के एतबार से और ना पुलवामा अटैक और जो कैजुअल्टीज उन्होंने क्लेम की थी उसको लेकर। बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन। बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल हमारे साथ तशरीफ फरमा। नदीम अफजल चंद साहब ने हमारा साथ दिया है, तर्जुमान वजीर आजम, स्पेशल असिस्टेंट हैं वजीर आजम के और PTI रूलिंग पार्टी की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चंद साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। राजा खुर्रम परवेज साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वेरी वोकल वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपकी भी तशरीफ आवरी के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तरत मसूद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, दिफाई तज्जिए तबसरे के लिए। ही इज अ वॉर वेटरन और बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपसे हम मजीद सीखेंगे और पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करेंगे इस डिस्कशन में। ऑल द वे फ्रॉम लाहौर थ्रू द TVU लिंक पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं आप, तज्जियाकार हैं। वेलकम पीजे, ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। और आपसे भी इसमें हम लोग मजीद पर्सपेक्टिव लाने के का एक कदम रखते हैं और कोशिश रखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फीडबैक जरूर दीजिएगा नाज़रीन। नदीम अफजल चंद साहब, आप ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं कि आज आपके फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमारे ये ऑफर कर दिया है अपोजिशन लीडरान को कि वो आकर खारजा पॉलिसी फॉर्मुलेट करें? दिस इज बिग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वो ना, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की बहुत बड़ी कामयाबी है पार्लियामेंट की कि अब फॉरेन पॉलिसी ओपनली डिस्कस हो रही है पार्लियामेंट में और फिर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए आज फॉरेन मिनिस्टर ने, बिलावल साहब ने बहुत अच्छी स्पीच की और उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और नेशनल इश्यूज के ऊपर इकट्ठे चलने की नवीद भी सुनाई। और उसके जवाब में जब फॉरेन मिनिस्टर ने बात, मेरे ख्याल इस वक्त कौम जिन हालात से हम इंटरनेशनली गुजर रहे हैं और नेशनली हमारा जो नैरेटिव हमने बनाना है, जो बड़े सालों से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक काउंटर नैरेटिव होना चाहिए, काउंटर नैरेटिव दो हवाले से।
एक इंटरनेशनली हमें मैसेज देना चाहिए कि हमारी कौम का, हमारी असेंबलीज का, हमारे पॉलिटिशियन का एक नैरेटिव है, वो हमारा एक अच्छा नैरेटिव है। आज हमने इस इंडिया के जो एग्रेशन था इसके मुकाबले में जो हमारा नैरेटिव बना, हमारे लिए तो ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी बन के आई है। और अपॉर्चुनिटी इसलिए आज से बन के आई है कि आज बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आज वो बातें जो पहले कभी आप करते थे तो बड़ी लोग डर डर के लोग बातें करते थे, खा मीडिया के लोग होते थे, खा पॉलिटिशियन होते थे या तो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, तो ये बातें इस मुल्क में नहीं की जा सकती थी। यही जमहूरियत की कामयाबी है कि आज वो बातें ओपनली हो रही हैं और हम उसको ओन कर रहे हैं। फौज भी ओन कर रही है, पॉलिटिशियन भी ओन कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस भी ओन कर रहा है, हर इदारा ओन कर रहा है। तो ये हम सारे एक पेज पे हैं। ये नैरेटिव बनता ही तब है जब कौम के बच्चे से लेकर जो इदारों के सरबराहान है, खा एग्जेक्टिव क्यों, खा पार्लियामेंट क्यों, खा ब्यूरोक्रेसी क्यों, खा जुडिशरी हो, हर इदारे का सरबराह जब ओन करेगा तो फिर कौम की नुमाइंदगी भी हो जाएगी और नेशनली इंटरनेशनली एक नैरेटिव बनेगा। राइट, कौमी नैरेटिव। लेकिन चंद साहब, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये कहा जा रहा है कि पहले भी हमने देखा है कि ये तमाम जो लीडरान हैं इनको हाउस अरेस्ट में रखा जाता था, बहुत कुछ होता था, अल्टीमेटली रिलीज करना पड़ता था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। इस मरतबा क्या अलग होगा? देखिए, अब तो हम इसके लिए एक फंड बना रहे हैं। हम जो इनके एसेट हैं, जो हम समझते थे कि ये रफाए आमा के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको गवर्नमेंट उन एसेट्स को खरीद लेगी, एक्वायर कर लेगी, नेशनलाइज कर लेगी। जो जमीनी होगी, जो एसेट हो गए, मूवेबल इमूवेबल एसेट, सारी चीजें देने के लिए तैयार है। और फिर जो लोग उनके पढ़े लिखे होंगे उनको हम नौकरियां भी देंगे, उनको हम मेन स्ट्रीम में आने की, ताकि वो नौकरियां भी कर सकें, ताकि उनके घर भी आबाद हो जाए। इस मुआशरे में हम ऐसे लोग नहीं छोड़ना चाहते कि जो बिल्कुल जिनको सोसाइटी अबेंडन कर दे और फिर आप कहें जी आप ये लोग आपके रियासत के साथ मुखलस भी रहे, आवाम के साथ। ऐसा नहीं होता। हमने ऐसा नैरेटिव हमें बनाना है कि हमने चीजों को सुलझाना है। और अगर पहले फिर दूसरी बात यह क्लैरिटी है, इसमें कोई मुनाफकत वाला आंसर नहीं होना चाहिए। अगर चीजों में मुनाफकत हो तो यकीनन वो नैरेटिव कभी कामयाब नहीं होते। और ये बात आपकी ठीक है कि माजी में ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से आज फिर हम भी तो यही कहा गया है ना कि डिटेंशन हो क्या को सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर सबूत शवाहिद नहीं मिलते। मेरे ख्याल में अब सस्पेंड हमने ये तो नहीं कहा कि हम कोई स्लॉटर हाउस खोलेंगे और करेंगे। हाँ, उनको भी फेयर ट्रायल का तो हक है। हमने फेयर ट्रायल का हर एक को हक है। और जो लोग ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं हो गए, अब वो प्रोफेसर है, वो उसने पीएचडी की हुई है, वो एक मदरसे से पढ़ के आया है और वो चाहता है कि मैं तदरीस का काम करूं, आप उसको कैसे एक जराइम पेश आदमी से तशबीह दे सकते हैं? उसको आप यही कहेंगे कि आप अपना सिलेबस बदलो, आप उसकी काउंसलिंग होगी कि नैरेटिव चेंज हो गया कौम के, हमारे लिए मुल्क के लिए मफाद में क्या है। देख लीजिए कि हमारे मुल्क के मफाद में क्या है। और फिर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, जो चीजें नेशनल एक्शन प्लान की जिन पे अमल नहीं हुआ था पॉलिटिकल विल की वजह से, देखिए अपोजिशन जमातें और हुकूमती जमात उसमें भी सारे ने इकट्ठा नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। तो पॉलिटिकल विल तो आ गई, फिर तो आ गई, तो आप देखेंगे इसका अमल होगा, अभी अमल होगा, आप देखेंगे इसका अमल होगा। और पार्लियामेंट में डिबेट भी होगी, डिस्कशन भी होगी और अपोजिशन को साथ लेके होगा। अच्छा, राइट। खुर्रम साहब, ये बताइएगा 2014 में तो ये तश्कील दिया गया था आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे सानिया के बाद से, तमाम जमातें जब उसकी सिग्नेटरी हैं, एक इशारा किया है चंद साहब ने कि पॉलिटिकल विल इस मर्तबा होगी और अब होगा। तो अब क्या वो अलग होगा जिसकी वजह से जो पिछले 4 साल में आपके प्री रिक्विजिट थे अगर नहीं हो पाए तो अब क्यों होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। देखिए, गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि 2014 में भी तमाम सियासी जमातों ने APS के सामने के बाद यूनानिमसली इसको डॉक्यूमेंट किया, ड्राफ्ट किया और अप्रूव किया। माजी में जाने से फायदा नहीं, अगर नहीं हो सकता उसकी क्या वजूहत थी, पिछली हुकूमत क्यों ना करा सकी। मेरा ख्याल है आज जो पार्लियामेंट का सेशन था, आई होप कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम इसको महदूद कालम तंजीमों तक ना रखें। इसमें जो नेशनल एक्शन प्लान पूरे का पूरा लेटर एंड स्पिरिट जो है उसको उसका अमल दरामद होना चाहिए, जिसमें करिकुलम की भी बात है, दूसरे शोबों में रिफॉर्म्स हैं। और मेरा ख्याल है यही हमारा एक परमानेंट सोल्यूशन है दहशतगर्दी से बचने का और दीगर मामलों को ठीक करने का।
मैं आई होप वंस अगेन आई वुड से कि जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की और प्लस उन्होंने अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, प्रोमिनेंट पार्लियामेंट्री लीडर्स को भी दावत दी है फॉरेन अफेयर की ब्रीफिंग देने की, वो भी एक अच्छा आगाज है। जब आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे अपने मुंतखब नुमाइंदों को जो आवाम का मैंडेट लेके आते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं आवाम की मंशा को, तो इट्स अ गुड बिगिनिंग और आई होप कि ये चीजें मामलात गवर्नमेंट जैसा कह रही है इस पर मरम्मत करा सके। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि उन्होंने, जरदारी साहब ने भी बल्कि इस एतराज का इजहार किया था कि OIC इजलास में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था। फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा होल हार्टेडली उस एतराज को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर उनकी तरफ से पहली मर्तबा ऐसी रेजोल्यूशन आई है तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सक्सेस है? पहली बात ही कि आज मैं इस पे आता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब की जो आज की भी स्पीच है वो बड़ी अच्छी स्पीच थी, बड़ी उसको तमाम लोगों ने बड़ा पसंद किया और उन्होंने ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो पाकिस्तान की होप है। कमिंग टू OIC, इसमें हमारा नुक्ता नज़र सिर्फ इतना सा था मोना कि हम ये चाह रहे थे कि आप इंडियंस को अपनी स्पेस ना दें। OIC तो हमारा घर है, हम फाउंडिंग मेंबर हैं, इंडिया ना उसका फाउंडिंग मेंबर है, ना एक मुस्लिम कंट्री है, ना ऑब्जर्वर है, तो उसको वो स्पेस देना, उसको अपनी जगह देना मुनासिब नहीं था। और जरूरी नहीं था कि जिस मीटिंग में उनकी फॉरेन मिनिस्टर बैठी है आके उसमें आप शिरकत करें। पूरे इजलास में बहुत सारे सेशंस होते हैं, उसमें कम से कम हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। और जो करारदाद आई, नो डाउट ये हमारी लिए मसबत चीज है, पाकिस्तान की फतह है ये, लेकिन हम आज भी अपने मौकफ पे कायम है कि हमें अपनी जगह, अपनी स्पेस अपने एक मुखालिफ को नहीं देनी चाहिए थी, उसको इतना वॉक ओवर नहीं देना चाहिए था। राइट, ठीक है। तलक साहब, जनरल साहब ये बताइएगा, अभी तो हम लोग यही इवैल्यूएशन देख रहे हैं कि कलअदम तंजीमें और इसकी डिबेट एक चल रही है। पाकिस्तान के नैरेटिव को इन योर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव सर, किन किन चीजों से आपको समझते हैं आपके उनको उसको स्ट्रेंथन किया गया है, और भारतीय नैरेटिव उसके कंपैरिजन में आप कैसा गेज कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त एक लिहाज से एक्शन लिया जा रहा है इनके खिलाफ, ये तंजीमों के खिलाफ, ये तो एक मुस्बत कदम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई में, जैसे माजी में भी ये होता रहा है कि इनको बंद किया गया, उसके बाद फिर थोड़े अरसे के बाद जब प्रेशर कम हो गया तो आपने उनको छोड़ दिया, और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी वो कमजोर हो गई। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसे लगता है कि हुकूमत जो है वो वाकई में ये चाहती है कि मामलात को सही रास्ते पर और सही सिमत पर रखा जाए, इसलिए कि ये हमारे मफाद में है। देखिए, हम ये इसमें कोई शक नहीं कि इसकी जो टाइमिंग थी उससे ये कहा जा सकता है कि जी दबाव था, फिर FATF का भी एक लिहाज से रिक्वायरमेंट थी कि आप ये तमाम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लें, और जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके पास पैसा जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकेगा, बैंकिंग चैनल से नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये हमारे मफाद में है कि ये तंजीमें जो हैं वो इस तरीके से ना कारकर्दगी अपनी दिखाती रहें, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस किस्म से हमारी अफवाज ने अपने आप को कंडक्ट किया है, यानी मतलब एक गैर मामूली मेरे ख्याल में मिसाल उन्होंने कायम की है प्रोफेशनलिज्म की और ऑपरेशनल रेडीनेस की, कि यानी हम तैयार हैं अगर दुश्मन कोई हमारी सरजमीन या हमारे हवाई हुदूद को बरखिलाफ करता है या नेवी, तो मैं समझता हूँ उससे मुल्क में एक किस्म की तक़वियत आई है, और इसकी वजह से आपको ये जो तंजीमें हैं, मतलब ये कि जो आपका एक मुस्बत इमेज है उसको खराब करते हैं। जनरल साहब, मुझे इजाजत अगर आप दें, आपने जैसे खुद कहा कि ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है, पहले क्या पाकिस्तान के मफाद में नहीं था और हमें इतना वक्त क्यों लगा? क्या इसके हवाले से कुछ इंट्रोस्पेक्ट हम कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हर वक्त एक फेज होता है, मतलब ये कि अफगानिस्तान के जो हालात थे, जिस तरीके से 9/11 का वाक़या हुआ, उस वक्त आपने एक पॉलिसी अख्तियार की, आपने सोचा नहीं उस वक्त कि उसके जो मनफी असरात होंगे वो क्या होंगे। आपने तो देखा कि भाई इतना बैनुल-अक़वामी सतह पर इतना प्रेशर है, फिर हमारी इक़्तिसादी माशी हालत इतनी कमज़ोर है, तो हमने एक पॉलिसी अपना ली। लेकिन ये बाद में हमें सोचना चाहिए था कि वो पॉलिसी जो है वो सारी उम्र के लिए तो नहीं बरकरार है। फिर कश्मीर के हालात इस किस्म के थे, लेकिन अब दुनिया जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गई है। अब हमारा जो केस है कश्मीर का हमेशा से ये रहा है, वो बैनुल अक़वामी उसूलों के ऊपर है। राइट, यानी कि सर्कमस्टेंसेस अब हमें सूट करते हैं कि हम इन पे एक्शन लें, और जो माजी में जो कहा जाता था कि हम एक्शन लेंगे वो नहीं ले सके, और इससे ये भी जाहिर होता है कि उस वक्त जमहूरियत कमजोर थी। और फिर देखिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क है इस वक्त कि जो उस वक्त सोच जो थी ना, वो एक लिहाज से
मैं कहूँगा लीनियर सोच थी, यानी मतलब ये कि फौजी सोच थी। तो फौजी सोच तो अपनी वो सिक्योरिटी मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देती है, लेकिन जब आप देखें कि जमहूरियत मजबूत होती है तो फिर सबकी सोच जब होती है तो वो बहुत बेहतर सोच होती है। ये तो हम अपने वैसे पार्लिमानी नुमाइंदों से भी पूछेंगे कि जमहूरियत अगर मजबूत अब है, अगर वो ऐसा समझते हैं तो क्या फर्क पड़ा है जिस वजह से ये मजबूती आई है। पहले भी हमने 2 जमहूरी अदवार इससे पहले देखे हैं। पीजे मीर साहब, आपकी तरफ आते हुए मीडिया का रिएक्शन आप कैसे देखते हैं? एक तो जिंगोइस्टिक इंडिया का मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का जैसा कंडक्ट रहा, हर किसी ने उसकी तारीफ की। अब बैनुल अक़वामी मीडिया भी भारत के क्लेम्स को झुटलाने लगा है। आप इसके अमिडस्ट आप हमारा नैरेटिव और उनके नैरेटिव में कैसे कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं? देखिए, इंडियन मीडिया हमेशा वहाँ अगर एक पाकिस्तान से कोई कबूतर या चूहा भी निकल आए तो उसका वो बात का बतंगड़ बनाते हैं, वो उनका एक नेशनल पॉलिसी है। अब ये जो मिस एडवेंचर हिंदुस्तान ने किया है, इंडिया ने इसको बड़ा प्ले करने की कोशिश की है, बड़ा हाइप देने की कोशिश की है, लेकिन इनकी बदकिस्मती के इनके ही लोग उनके मीडिया के कुछ खिलाफ हो गए। हमारे मीडिया ने इन कंट्रास्ट मैं समझता हूँ काफी संजीदगी का एक मुजाहरा किया है, और क्रेडिट टू ISPR कि उन्होंने जो पायलट की स्टेटमेंट्स लेके आए, ये हमारे मीडिया ने इसको दूसरों को बताने की कोशिश की कि दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। हालांकि हिंदुस्तान में तो सारी डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे इस तमाम सानिया के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का पाकिस्तान का एक रोल बड़ा एक पॉजिटिव रहा है, लेकिन इससे भी हमें ज्यादा अब पॉजिटिव करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एक प्रेसिडेंट, आप कह लो कि प्रेसिडेंट शो कर दिया है बाय रिटर्निंग द पायलट। हमने पायलट रख के करना क्या था? अचार बनाना था उसका, और भाई उसको वापस भेजो, 2 जहाज मारे, वो फिर आ जाएगा, फिर पकड़ लेंगे उसको। द क्वेश्चन इज कि हमें इस पे ग्लोट नहीं करना चाहिए, हमें इस पे ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वॉर, दिस इज जस्ट अ बैटल। ये वॉर कंटिन्यूज, ये कल और भी मिस एडवेंचर्स करेंगे। तो हमें जब बड़ी होने की एक मैं समझता हूँ एक का जो प्लेटफॉर्म मिलता है, तो दिस हैज बीन द बेस्ट प्लेटफॉर्म पाकिस्तान हैज एवर गॉट, आप कह लो सिंस 47। तो इसको हमने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हैंडल किया है। प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्पीच। और ये प्राइम मिनिस्टर, मैं कहूंगा 2 लीडर्स मैंने पाकिस्तान में देखे हैं ये पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जिन्होंने हिंदुस्तान को शट अप कॉल दी है, एक जनरल मुशर्रफ और एक इमरान खान। इन दोनों ने जो शट अप कॉल दी है, मैं समझता हूं ये जितने गर्म थे उतने ही ठंडे पड़ गए। तो अब इस पे हमें काम करना है, आगे इस पे काम क्या करना है, हमने अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बढ़ानी है। कल आप 4 तारीख को आपको पता है कि शुभन स्क्वायर में ब्रसल्स में एक बहुत बड़ा एक मुजाहरा हुआ यूरोपियन काउंसिल का फॉर कश्मीर, उन्होंने इसके आगे मुजाहरे किए। हमें इंटरनेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल पोडियम पे होना जाना है कि जहां के हम लोगों को बताएं। आप और मैं, हम PTV पे या बाकी चैनलों पे बात कर लेंगे, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान की क्या एट्रोसिटीज है, वो जेनोसाइड कर रहा है कश्मीरीज के साथ, नागस के साथ, असम में, त्रिपुरा में, और आप कह लो कि मिजोस के साथ, खालिस्तान के अंदर। ये सारा हमें एक्सपोज करना है, और वो एक ही तरीके से करेंगे जब अपने इंटरनेशनल फ्रंटियर्स, जो कि हमारी आप कह लो कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और ऑफकोर्स इन द कांग्रेस, हम अपने कश्मीर सेंटर्स खोलें और अपने अनऑफिशियल एम्बेसीज को आगे लेके जाके बताएं कि भाई दिस इज व्हाट इंडिया ट्रू फेस इज। और ये जब तक आप नहीं करोगे, हम इस तरह बात करेंगे, बट वी हैव टू बी मच मोर पॉजिटिव। और जनरल साहब ने, पीजे साहब, ये बताइएगा कि आपने एक बात की कि इंडिया की तरफ से दिस इज नॉट ओवर येट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें वाकई इसके ऊपर एक क्लैरिटी की उम्मीद हम रखते हैं कि कुछ पता तो चले कि क्या ये खत्म हो गया है तमाम ये जो तमाशा इंडिया ने लगाया हुआ था, या अभी भी हम उनकी तरफ से कोई एडवेंचर एक्सपेक्ट करें? आप एक्सपेक्ट करें, हम प्रिपेयर्ड हैं, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, बट द थिंग इज कि उसके हाथ में वो कहते हैं ना, वो एक उर्दू का पंजाबी का कहावत है, बांदर के हाथ एक उसरा आ गया हुआ है। अब इसको समझ नहीं आ रही कि उसरे को इस्तेमाल किस तरह करें। अब ये जो इसकी नाइविटी है या स्टुपिडिटी है, जो कि आपने देख लिया इंडियन आर्मी की, कि किस तरह वो मार रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, और किस तरह की सिविलियंस के साथ ये हरकतें कर रहे हैं, तो दैट शोज द लेवल ऑफ द इंडियन आर्मी। इस
चीज को हमने कैपिटलाइज करना है और लोगों को बताना है ये फौज क्या ये क्लेंजिंग आर्मी है, एथनिक क्लेंजिंग आर्मी है, या ये टोटल बिल्कुल एंटी पार्टी है? व्हाट इज दिस आर्मी ट्राइंग टू प्ले एट? तो इस चीज को मैं समझता हूँ मैसेज वेंचर हुआ है, ये और भी कोशिश करेगी। कुलभूषण इनका एक मैसेज वेंचर। ठीक है नाज़रीन, इस नोट ऑफ कॉशन पे एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, फिर वापस आते हैं, यहीं से रिज्यूम करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान में डॉक्टर की सबसे ज्यादा तजवीज़ करदा पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों के पास से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से डील करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ज़मीन.com पेश करता है द एक्वेटिक मॉल एंड सिटी और A-Team के इश्तराक से ज़मीन एक्सपो 2019 इस्लामाबाद 9 और 10 मार्च को पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से बात को रिज्यूम करते हुए हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं आपको थ्रू एविडेंस, क्योंकि हम भारतीय मीडिया नहीं हैं, कि नरेंद्र मोदी जी का प्रोपेगेंडा इस तरह से फॉल फ्लैट कर रहा है कि इवन वहां के अपने लोग भी सख्त किस्म के सवालिया निशानात लगा रहे हैं कि अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने कितनी जिंदगियों को दाव पे लगाया। और यकीनन हमारी तरफ से पीस जेस्चर कब गया जब उन्होंने खत तक नहीं लिखा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉल तक उन्होंने रिसीव नहीं की थी। नाज़रीन, कपिल सिबाल हु इज सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी आज एक बड़ी मकबूल ट्वीट है जो इस वक्त हम स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं। इट सेज, मोदी जी इज इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन बेस्ड जेम्स इंफॉर्मेशन ग्रुप, वॉशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, द गार्डियन, रॉयटर्स रिपोर्टिंग नो प्रूफ ऑफ मिलिटेंट लॉसेस एट बालाकोट, प्रो पाकिस्तान, यू आर गिल्टी ऑफ पोलिटिसाइजिंग टेरर, इट आस्क्स। नाजरीन, अशोक स्वेन की एक अगली ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। It says, just for Modi, India shouldn't be forced to lie in the name of fake patriotism। और उन्हीं की अपनी एक न्यूज आउटलेट को उन्होंने कोट किया है, द वायर, जिसमें फिर से एक मरतबा ये तमाम वो न्यूज आउटलेट्स हैं नाजरीन जिन्होंने बाकायदा बताया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में किसी किस्म का ना इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ ना जानी नुकसान हुआ, बावजूद भारत के क्लेम्स के और भारतीय मीडिया के सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्लेम्स के। चंद साहब, ये तो सिचुएशन है, इस पे भी आप कमेंट कर दें पहले तो, और दूसरा ये भी बताइएगा कि हमारी तरफ से पीस जेस्चर जा रहे हैं। आज पार्लियामान में भी ये बात की गई कि इंडिया उन पीस जेस्चर्स के ऊपर वो तो कोई उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, ये वाली बात है। चाहे पायलट रिटर्न करना हो या हमारे सोहेल महमूद हम वापस भी भेज रहे हैं। देखिए, इंडिया के कान पे जूं ना रेंगना इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कोशिश जो हमारा कश्मीर पे इशू है, कश्मीर हमारा जो मौक़िफ़ है बिल्कुल हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा ये कि हमने कश्मीर की जंग को एक पॉलिटिकल जंग बनाना है, तो वो एक आज़ादी की जंग है, उसमें दहशतगर्दी हमारी तरफ से इन्वॉल्व नहीं है। हमने ये दुनिया को बताना है कि दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है। दूसरा, हमने दुनिया को मैसेज देना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, जहां जहां पाकिस्तानी है वो एक अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में भी, वेस्टर्न सोसाइटी में भी, अरब ममालिक में जाएं, जिधर भी जाएं, पाकिस्तानी एक बड़े लॉ अबाइडिंग पर्सन के तौर पे एक कानून पे अमल दरामद करने वाली कौम है। और इस वक्त हम जो अफगान जहाज से लेके आज तक हम एक दहशतगर्दी का शिकार कौम है। चंद लोगों ने अपने मफाद की खातर, जब रशिया ने हमें, अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ, फिर अफगान वार में हम चंद लोगों की ख्वाहिशात पे हमें घसीटा गया। आज देखें ना, ये मैं समझता हूँ इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को और पार्लियामेंटेरियन को और पॉलिटिशियन का वो पार्लियामेंट से बाहर है या अंदर है, ये क्रेडिट उनको जाता है कि आज हम इस मौके पे हम ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान अब किराए का कातिल नहीं है। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो पहले दिन से था, जिनको लोग उनको बड़ा क्रिटिसाइज भी करते थे, फिर अमेरिका ने भी तस्लीम किया, पूरी दुनिया ने कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। आज हम फिर मुज़ाकरात अगर रुके हुए हैं तो अफगान गवर्नमेंट की वजह से रुके हुए या किसी और वजह से रुके हुए। साहब, आप देखिए, लेकिन मैं समझता हूँ वीकनेस की वो बात करते हैं कि उनकी तरफ से तो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे। देखिए, अगर वो ना भी करें तो क्या हम पीस छोड़ दें?
हम तो अमन के दाई लोग हैं। हमने तो साबित करना है कि हम अपनी उनकी जारियत का मुकाबला करने के भी हम हिम्मत रखते हैं, हमारे पास जवाब है। हम उनके अग्रेशन जो भी करेंगे, हम अपना डिफेंस करना भी जानते हैं, लेकिन हम उस मोदी वाले स्टाइल में दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ वो मोदी नैरेटिव नहीं है, हमारे यहाँ वो उस बुचर आप जो है ना गुजरात वाला नैरेटिव यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नैरेटिव है, डेमोक्रेटिक नैरेटिव है पूरी कौम का, जिसमें इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन अपोजिशन में जो जमातें बैठी हैं उनका भी यही मौकफ है। पाकिस्तान के तमाम इदारों का एक ही मौकफ है। उनका रवैया आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, रवैया तो अभी तक उनकी तरफ से काफी कटिंग एज, अभी आपने जो आप देखे ना, अगर आपका मौकफ ठीक ना होता तो आज इंडिया के एंकर या इंडिया के साफी इस तरह ट्वीट न कर रहे थे। वहां के फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला का मौकफ या वो मुफ्ती का क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती का मौकफ ये ना था। इंडियन और बहुत सारे जो लिबरल लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव उनके पॉलिटिशियन है, उनका मौकफ आज आपकी मौकफ की वो तईद न कर रहे होते। तो उन्होंने सबने कहा है कि इंडिया मोदी सरकार जो है वो तो इलेक्शन के लिए खून चाहिए उनको। ये आपकी कामयाबी है या उनकी नाकामी ज्यादा है? देखें, हमारी कामयाबी भी है और उनकी नाकामी भी है, लेकिन कामयाबी देखें इससे पहले भी तो उनकी नाकामियां होती रही हैं, तो हमने उनकी नाकामी को इनिशिएटिव लेके वो हमारे लिए कामयाबी क्यों नहीं बनी? अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि वन ऑफ अ काइंड ये चीज हुई है। इससे पहले भी इंडिया में तो बड़े बड़े क्राइसिस आए, लेकिन हमने उसको अपनी कामयाबी में क्यों नहीं बदला? राइट, फर्स्ट टाइम हमने कामयाबी बदली है, तो उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है हमारे नैरेटिव की वजह से, हमारे मैच्योरिटी की वजह से, पार्लियामेंट की मैच्योरिटी की वजह से, पॉलिटिशियन की और हुकूमत के लीडरशिप की क्लैरिटी की वजह से। तो राजा साहब, इस पे तो आपको बहुत ज्यादा प्रेजेस और एप्रिसिएशन जो ड्यू बनती है कि नाकामी को उनकी हमने अपनी कामयाबी में ट्रांसफॉर्म कर लिया। इस कहने से पहले मोना मैं ये कहना चाहूंगा, भी हम बात कर रहे थे, एक्चुअली जो ये लड़ाई है, ये जंग है, ये एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ है। हमारे पाकिस्तान जो लड़ा है, इसको आप मोदी का माइंडसेट कह लें। ये माइंडसेट बेसिकली हेट्रेड का माइंडसेट है, डिस्ट्रक्शन का माइंडसेट है, एक्सट्रीमिज्म का माइंडसेट है। और अब जो ट्वीट्स आपने जो दो दिखाए हैं, इंडिया के अंदर से भी ये बातें आना शुरू हो गई हैं, और अब ये पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के अवाम को सोचना है कि अगर आइंदा इलेक्शन में ये शख्स जो अपने इलेक्शन के लिए इतना खून बहाना चाहता है, अगर ये दोबारा बरसर इक़्तिदार आता है तो ये पूरे रीजन की सलामती को दाव पर लगा देगा। तो ये अच्छा, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपने भी एक ट्वीट दिखाया, अगर आप जो राफेल की आपने बात की थी, राफेल तैयारों के बारे में जब मोदी साहब ने बात की तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने इतराफ़े शिकस्त किया है अपना, वो माना है उन्होंने। और अगर वो उस पर भी एक राहुल गांधी का ट्वीट अगर काइंडली आप वो दिखा सके तो वो सारी चीज वादे हो जाएगी कि ये सारा खेल क्या खेला जा रहा है राफेल तैयारों वाला। बात बड़ी सीधी सी, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पीस की बात की है, पूरी कौम आज एक पेज पर है, एक नेशनल हार्मनी, एक यूनिटी का माहौल बना हुआ है, तमाम साथी जमातें एक पेज पर है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमने इंडिया में जारियत की, हमने उतना जवाब दिया जितना देना चाहिए था, हमने उनको अपना रिजॉल्व, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी का बता दिया है, चाहे हमारी बड़ी अफवाज हो, हमारी पाक फजाइया हो, हमारी पाक नेवी हो। अब हमने देखना ये है कि हमारे 30 जेस्चर्स के अगेंस्ट हम जो अमन का पैगाम दे रहे हैं, हमें कुछ दोस्त ये कहते हैं, आज बिलावल साहब ने भी जिक्र किया कि शायद हमने थोड़ी जल्दी की अभिनंदन को वापस करने में, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है क्या इससे डीएस्केलेशन हो जाएगी, क्या इससे मामला बार नॉर्मल पे आ जाएंगे? प्लीज आंसर द क्वेश्चन यू आर आस्किंग योरसेल्फ, आप खुद ही बताइए, हो जाएगी? तो यही हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इतना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान ने हर मौके पे अमन और पीस की बात की है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही जवाब है, होना ना होना तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लत की जाती है तो फिर हम आखिरी पाकिस्तानी शहर तक अपनी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा राजा साहब, बिफोर आई गो टू जनरल साहब, ये ब्रीफ एंड क्रिस्प बताइएगा, जमहूरी दौर तो आपका भी रहा, आपने भी एक पूरा जमहूरी टेन्योर मुकम्मल किया, लेकिन इस किस्म का जो जनरल साहब ने अभी फरमाया था कि जमहूरियत मजबूत होती हुई नजर आई है, ये परसेप्शन आपके टाइम पे क्यों नहीं गया? देखिए, हर दौर में हर गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने हालात होते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि तमाम जो जमहूरी अमन है वो बड़ा आइडियल रहा, लेकिन जमहूरियत को आप अगर कहना चाहें कि रिप्लेस हम करते हैं विद डिक्टेटरशिप या किसी और निज़ाम के साथ, तो वो इस मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान में जैसी भी जमहूरियत है, लूली है, लंगड़ी है, इसमें फॉल्ट हैं, इसमें इसको चलने दे, ये प्रोसेस चले। पहले 1 साल 5 साल पूरे हुए, फिर हमारी गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा किया, इस तरह ये गवर्नमेंट टेन्योर करे, ये प्रोसेस आप जितना चलाएंगे उसमें से आपके फ्लॉस निकलेंगे और आप परफेक्ट होने की तरफ जाएगा आपका सिस्टम। राइट, इसको चलने दे। ये दुनिया में आइडियल निजाम तो नहीं है जमहूरियत, लेकिन सबसे बेहतर निजाम है अभी। तो यानी कि सिर्फ आपका टाइम वो पहला जमहूरी जो दौर था जो मुकम्मल हुआ था, तो आपको लगता है कि इसकी प्रोग्रेस ही इसका जवाब होगा? बिल्कुल, वी आर इन फॉर तसलसल ऑफ जमहूरियत, हमें कंटिन्यूटी चाहिए सिस्टम की। अगली
अगली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम्स इन तो यकीनन इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी विल कम इन पावर इंशाल्लाह। जनरल साहब जी आप जी मेरे ख्याल में देखिए हर दफा इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी इन टर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी जी हाँ जमहूरियत जो है हर दफा बेहतर होती गई है, मजबूत होती गई है। इसलिए कि हम देखिए ना जब PPP ने संभाला हुकूमत को तो उस वक्त हालात बहुत ही खराब थे और जमहूरियत जो थी वो बड़े प्रेशर में थी, लेकिन उनकी खैर जाहिर है वो खुद भी मतलब ये कि उनकी पार्टी में भी जमहूरियत इतनी नहीं थी जितनी शायद अब इस वक्त बेहतर हो। इसी तरीके से जब जो सियासी जमातें हैं उनकी भी अंदर भी जमहूरियत जो है वो बेहतर होने की जरूरत है और मेरे ख्याल में बड़ी हद तक कुछ हुई भी है, लेकिन और भी बेहतर होने की जरूरत है। तो ये एक लिहाज से इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती चली जा रही है और हम ये तवक्को करते हैं कि हर जो हुकूमत आए 5 साल के लिए तो एक बजाय इसके कि आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ें जमहूरियत में जरा तेजी से बढ़ें ताकि पाकिस्तान जो है और मजबूत हो। और इस वक्त जिस तरीके से हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, खास तौर से फौज का इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से उन्होंने जमहूरियत की हिमायत की है उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या लोग ये वजह है? मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। देखिए जो खित्ता था पाकिस्तान का उसमें इस कदर जमहूरियत मजबूत नहीं थी निस्बतन इंडिया के या दूसरे ममालिक के। तो मेरे ख्याल में हमें इसका भी ये ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान शुरू से ही एक लिहाज से मुश्किलात में था, फिर उसके बाद जिस किस्म से फौज का रोल किरदार रहा है चाहे शुरू से पाकिस्तान के बनने से, इस वजह से उसको जो एक सबकत हासिल थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जमहूरियत जो है वो इतनी पनप नहीं सकी। लेकिन अब देखिए लेकिन फौज ने एक बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है मुल्क में, लेकिन इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो मजबूत हो रही है, लोगों को भी समझ आ रहा है। आपने देखा कि अब अवाम जो है वो जमहूरियत चाहते हैं, पहले ये नहीं था, बाद दफा ये कहते थे जी हमें फौज चाहिए या इस किस्म की बातें अच्छी होती है वेरी कॉमन आर्गुमेंट जी। लेकिन ये मैं एक चीज वो मिराज के बारे में भी कहता चलूं कि देखिए ये जो मिराज का मामला है इसको पाकिस्तान बल्कि इंडिया खुद इस तरीके से उठाएगा कि इनकी जो पार्टी है वो एक्सपोज होगी। और मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसका आपने इंडिया तो जरूर दिया है कि जो मोदी साहब का पाकिस्तान पर दबाव है उसका एक बड़ा आंसर ये भी है, वो ये चाहते थे कि ये बताया जाए कि हमारी जो अफवाज हैं वो बड़े, उनके पास जो हवाई जहाज हैं वो बड़े पुराने हैं और हमें राइट दैट्स अ वेरी गुड एंगल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इन द डाइवर्जन के शायद वो ये बता रहे थे इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि रफेल होते तो कुछ और होता। पीजे साहब आपकी तरफ आते हुए खारजा पॉलिसी को आप कैसा रेट करते हैं? हाउ बिग एन अचीवमेंट इज दिस के शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो दीगर पार्लिमानी लीडरान को हमारे खारजा फॉरेन मिनिस्टर ने बुलाया है कि अब आके हम सब मिल बैठ के फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। आपकी नजर में ये कितनी बड़ी बात है? ये अच्छा एक मैं समझता हूँ कि अच्छा एक ट्रेंड है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखो जब कोई गवर्नमेंट आती है तो जरूरी नहीं होता कि जो अपोजिशन में चले जाए वो कोई एनिमी ऑफ द स्टेट होते हैं, आप उनमें भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनमें भी पढ़े लिखे होते हैं, आप उनको भी अपने साथ मिलाएं। जरूरी नहीं है कि एक पार्टी आएगी और पार्टी ही एक मुल्क को रन करेगी, ऑपोजिशन भी रन करती है बिकॉज टेक्निकली एंड डेमोक्रेटिकली ऑपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। तो आप इस दोनों अगर मिल के चलोगे, मुशावरत के साथ चलोगे तो फायदा किसका है? फायदा पाकिस्तान का है। हमने तो पाकिस्तान का फायदा देखना है। ठीक है, लोग कहेंगे आज इनको लेके आए, कल उनको लेके आए, कल उनको लेके आए, लेकिन ये सब डिपेंड करता है डिलीवरेंस पे। तो डिलीवरेंस मिल के होती है, यूनिलैटरल डिलीवरेंस नहीं होती है। ये डेमोक्रेसी के जो हम एग्जांपल्स देते हैं ये किस डेमोक्रेसी की देते हैं? जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, जिन एक जमहूर को जमहूर की आवाज की एक अहमियत उसको पता चलती है। तो जमहूर जब वो उसको आप रैली करोगे इलेक्शंस के दौरान और उसके बाद भूल जाओगे
और फिर जमहूरियत का नारा लगाओगे, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। ये जो आपने अभी सवाल किया है, दिस इज एक्चुअल डेमोक्रेसी कि अपोजिशन भी आ रही है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट भी इन्वाइट कर रही है और दोनों मिल के चल रहे हैं। एंड दिस इज वेयर वी टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड। अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूं कि आप फिर यही करोगे, ये 5 साल ये करेंगे, अगले 5 साल आएंगे, फिर कोई और आएगा, एंड दिस विल वर्क ऑन एड हॉक बेसिस। नो, वी हैव टू वर्क ऑन solidifying the political infrastructure in this country, and that can only happen by joining both the opposition and government on the same table. राइट, वो लेकिन वही वाली बात है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको कहा जा रहा है। चंद साहब, ये चीज एक स्लाइड सा दिल में आपके जरूर वो बात आती है जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने कही कि हमारा तो एहतसाब हो रहा है, कलअदम तंजीमों का भी एहतसाब हो, तो उन्होंने उसको एहतसाब से यकीनन इक्वेट किया, और वो एहतसाब वाली बात जब आती है तो हम देखते हैं कि एक स्प्लिट पड़ जाता है इस तमाम प्रोसेस। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, सबका क्रॉस सपोर्ट होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल क्लास का एहतसाब होता है तो फिर सबका होना चाहिए। इसमें तो कोई, मेरी तो राय बड़ी क्लियर है, मैं तो इस पर कोई अबहाम ही नहीं है मुझे तो कभी भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर। और एहतसाब होता ही वो है जो सबका हो, जो एहतसाब सबका नहीं होता वो उसमें और इंतकाम में थोड़ा सा फर्क होता है, बड़ी स्लाइटली डिफरेंस। जिस तरह मसलत और बेगैरती में कहते हैं ना, बड़ा थोड़ा फर्क होता है। और इसी तरह मैं कहता हूँ इंतकाम और अकाउंटेबिलिटी में बड़ा थोड़ा सा फर्क है। और मैं इस वक्त जुडिशरी देखें, एहतसाब आप मादी की तरफ जाएं, जिस तरह आज जुडिशरी वाइब्रेंट है, आपको इस तरह पहले जुडिशरी नजर नहीं आई। जस्टिस कयूम वाले फैसले पहले होते थे, आज नहीं होते थे। जो टेलीफोन कॉल्स पे हुक्मरान फैसले करवाते थे, कभी नहीं हुआ कि सिटिंग मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाए और वो नैब उसको पकड़ ले। आज डेमोक्रेसी चल भी रही है, अपोजिशन लीडर की, स्पीकर की, ये पहले नहीं होता था। आज ये मैं समझता हूँ जमहूरियत मजबूत इसी से हो रही है। इससे बजाय आप साथ साथ अकाउंटेबिलिटी चल भी रही है, लेकिन लोग भी देख रहे हैं एक सोशल प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। मैं बता, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, अदालतों के ऊपर भी, कि पॉलिटिशियन का एहतसाब हो रहा है तो ब्यूरोक्रेट्स का भी होना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि इस एहतसाब की चीज से ये सबोटाज तो नहीं हो जाएगा? इतनी अच्छी चीज है, आपने खुद फरमाया कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के पाकिस्तान के लिए आई है, जब एहतसाब की बात करते हैं तो स्प्लिट पड़ जाता है। देखें अभी अगर इन आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करेंगे ना, आप बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को लीवरेज देंगे, कोई तबका भी इनको छोड़ने की कोशिश करेगा तो ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अब कौम जो है ना, पाकिस्तानी कौम जो समझती है कि दहशत गर्दी की वजह से, इस नैरेटिव की वजह से हम भूखे मर रहे हैं, हमें दवाई नहीं मिल रही, हमारे यहाँ तालीम नहीं हो रही, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टर नहीं आ रहा, हमारा बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा, हमारी एनर्जी क्राइसिस खत्म नहीं हो रहा है। कौम को पता है जब अमन होगा, अफगानिस्तान में अमन होगा, हमारे खित्ते में अमन होगा, तो पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिशियरी होगा। तो इस अमन के लिए मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास कोई ये गुंजाइश ही नहीं है। अमन कायम करने की एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। जी मैं पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मोहतरम जलील साहब ने फरमाया कि उस वक्त शायद पीपल्स पार्टी में जमहूरियत कम थी, तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी डेमोक्रेटिक जमात है, चाहे वो शहीद भुट्टो की दौर हो, बीबी का दौर हो, जरदारी साहब का, बिलावल साहब को, बड़ी खुल के बात होती है विद इन पार्टी। पीपल्स पार्टी में खुल के मुशावरत होती है, हम कंसेंसस से हम फैसले करते हैं। देखिए जी, हर जमहूरी दौर के अपने चैलेंजेस हैं। हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त, आपको याद है कि जो वॉर ऑन टेरर थी अपने पीक पर थी, और उस वक्त बहुत बड़ा काम था पूरी कौम को खड़ा करना अफवाज के साथ, और इतना बड़ा ऑपरेशन करना, लाखों की तादाद में आईडीपीज आए और उनको फिर वापिस भेजना। देखे थे ना, देखिए मेरी बात सुने, फिर मुंबई अटैक भी तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट टेन्योर में हुआ, वो भी हमने टैकल किया। हर हुकूमत के दौर में चैलेंजेस हैं और हर हुकूमत को उनके साथ डील भी करना पड़ता है। जहां तक चंद साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक बात की कि सिर्फ पॉलिटिशियन का एहतसाब ना करें। वो बेचारा शायद एक सॉफ्ट टारगेट है, उसको हर बंदा एक पंचिंग बैग समझ के जितना मर्जी उसको क्रश करें, उसको मीडिया भी मारता है, उसको बाकी। अगर आपने करनी है अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करें, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का करें, तमाम शोबों का करें, और वो फिर नजर भी आना चाहिए, फिर सबको नजर भी आए ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। लास्ट 2 सेंटेंसेस, आखिरी मिनट है जनरल साहब आपका, फिर पीजे साहब की तरफ प्लीज। जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल जैसे जमहूरियत मजबूत होगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पोजीशन बहुत बेहतर होगा, और इसके साथ ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है। इसलिए कि माजी में ये हुआ है कि हमने कहा कुछ एक्शंस लिए हैं, लेकिन फिर लोगों को हम पर एतबार नहीं हुआ है। तो हमें चाहिए कि उनका एतमाद जो है वो बढ़ाया जाए, और एतमाद उसी सूरत में बढ़ेगा जब हम वाकई में जो कहते हैं उसके ऊपर अमल होता है, और फिर हम ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि
PPP या कोई दूसरे जो पार्टीज हैं वो एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जो है जमहूरियत सिस्टम की बात है। हाँ राइट, पीछे आपका आखिरी फाइनल वर्ड प्लीज। देखें, एक चीज जो इस एरिया में जो हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट इज द कश्मीर इशू। 47 से आप 2019 तक देख रहे हैं, हजारों आदमी मारे गए हैं। दुनिया इस पे बात नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि हम अपने मौक़िफ़ को इतना स्ट्रांगली इंटरनेशनली प्रेजेंट नहीं करते। अभी बात हुई है मुंबई अटैक्स की, बिट्रेयल ऑफ इंडिया के अंदर स्ट्रेट हुए इलियास डेविसन ने कहा है पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, और वो फोरेंसिक एविडेंस के साथ कहा है। हमें चाहिए इसको दुनिया को बताएं। CNN एंड फॉक्स में कल देख रहा था, पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा था अभी तक मुंबई अटैक पे। और भाई तुम किताब पढ़ो जिससे फोरेंसिक एविडेंस के साथ तुम्हारे कहा कि पाकिस्तान का ताल्लुक कोई नहीं है इसके अंदर। बट दिस इज द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक। दिस इज द पॉइंट, अल्टीमेटली ये पॉइंट है। बिल्कुल, तमाम हजरात का नाज़रीन शुक्रिया। लेकिन जो एंड में पीजे ने बात की वो बड़ी जरूरी बात इस सेंस में है कि ये भी एक साइड ऑफ द पर्सपेक्टिव है, इसको भी हमने इवेल्युएट करना है। यकीनन हम किसी के कहने पे तो ये चीजें नहीं कर रहे हैं। अगर अपना हमने हाउस इन ऑर्डर करना है तो हमने फेयर ट्रायल का मौका भी तमाम लोगों को देना है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये एक नई बिगिनिंग हो, हमारी दुआएं यही हैं एंड वी होप सो। इसी होप पे इस नोट पे एंड करते हैं। देखने का शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।